नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 2011 में परीक्षा आयोजित हुई थी उसके सॉल्व पेपर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ। पहली ये कि मैंने आपसे वादा किया था कि हरियाणा पीसीएस के जो 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स हैं उनके सॉल्व मैं आपको दूंगा। तो आज ये वादा पूरा कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर आपने 2019 का और 2014 का वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इससे तैयारी की दिशा एक सही दिशा में होती है और हमें ये पता चल जाता है कि हमें किन किन पोर्शन को पढ़ना है, किस किस को छोड़ना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में किस दशक में जनसंख्या ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की? तो 1911 से 1921 में भारत ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की थी। सिर्फ एक ही ये वर्ष है, तो बी सही विकल्प हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन, खनिजों के मानचित्रण और खनिजों की खोज के लिए कौन सी केंद्र सरकार एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो एजेंसी है वो जिम्मेदार है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में गोमिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में गोमिया विस्फोटक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमिया वाणिज्यिक विस्फोटकों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर दिया संवैधानिक निकाय है, लेकिन क्वेश्चन और आंसर से कुछ मतलब क्लियरिटी नहीं हो पा रही, इसका व्याख्या देखते हैं। गोमिया ने वर्ष 1956 के आसपास आकार लिया। इस इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री ने वहाँ एक वाणिज्यिक विस्फोटक कारखाना स्थापित किया। यह एक आवासीय कॉलोनी के साथ मिलकर विकसित किया गया था जो कारखाने में काम करने वाले 3500 कर्मचारियों को घर देगा। तो इसका ये व्याख्या दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, लेकिन चलिए मोटा मोटी ये देख लीजिए कि हाँ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक योजना में डैश है? तो आर्थिक योजना संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए विकल्प सी सही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लाहिड़ी आयोग डैश से संबंध था? तो खाद्य तेलों की मूल संरचना से संबंधित था लाहिड़ी आयोग, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? ऋण नीति का एक हिस्सा है। किसका है ये? ऋण नीति का। दरअसल ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO ये RBI का एक फंक्शन है जिसके थ्रू ऋण को संतुलित करने का एक नीति अपनाती है। देखिए इसमें लिखा हुआ OMO का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना है। तो ये कौन करता है मुद्रा आपूर्ति को विनियमित? RBI करता है। क्वेश्चन नंबर 8, आय के वितरण के मापन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गिन्नी लॉरेंज वक्र का। गिन्नी लॉरेंज वक्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? आय के वितरण के मापन के लिए किया जाता है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, FDI के लिए स्वचालित मार्ग का अर्थ है कि एक विदेशी निवेशक अपनी पूंजी में लाता है। तो कैसे लेके आता है? तो ये लेकर के आता है FIPV की मंजूरी के बिना और अपने निवेश में लाने के 1 महीने के भीतर RBI को सूचित करता है। मतलब ऐसा नहीं कि RBI को सूचना नहीं देगा, RBI को सूचना देना होता है, लेकिन 1 महीने के का मोहलत मिलता है उसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी कि सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो पहले है टर्म, फिर है सबसे उपयुक्त विवरण। तो इसमें जो सही सुमेलित है उसको छांटना है, यानी उसको देखना है। नीचे पिघल तो स्टॉक की कीमतों में गिरावट, स्लो डाउन GDF की दर में गिरावट। तो 1 और 3 सही है जो उपलब्ध विकल्प है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। मंदी विकास दर में गिरावट का सूचक, ऐसा इसमें लिखा हुआ है लेकिन इसमें नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? व्याख्या भी नहीं है इसमें, तो इसका सही विकल्प सी है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से किसको फॉरवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशंस जो है ये कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग द्वारा विनियमित किया जाता है, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2000 में नई कृषि नीति की घोषणा की है। नई कृषि नीति का वर्णन किया गया है रेनबो रेवोल्यूशन में शामिल है। तो रेनबो रेवोल्यूशन में कौन कौन सा शामिल है ये पूछ रहा है दरअसल।
तो यह कृषि क्षेत्र के सभी पहलुओं को कवर करता है, इसलिए विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन ना एक मतलब इसलिए देखिए इस क्वेश्चन को इसलिए सुनिए क्योंकि आपको पता चले कि किस किस पोर्शन, जैसे देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर से क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, तो इसलिए हमें उस पोर्शंस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आरबीआई द्वारा परिभाषित संवेदनशील क्षेत्र में शामिल है, तो कौन शामिल? रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट, कमोडिटीज़, ये सारे संवेदनशील क्षेत्र में शामिल है, इसलिए उपरोक्त सभी विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आरबीआई भारतीय वित्तीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है? तो ये बात सही है कि वित्तीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय होता है किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे कि भारत का आरबीआई है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है, तो इसमें वैसे तो सारे कार्य किए जाते हैं जो भी दिया हुआ है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की निगरानी करना, आरबीआई करता है ये काम। सिक्के और 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य करेंसी जारी करना, तो सही बात है, सिक्का और 1 रुपये को छोड़ करके जितने भी करेंसी होते हैं सारा जारी करता है आरबीआई। बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, यानी बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, ये भी इसका काम है। सरकार के लिए बैंकर के रूप में काम करना, तो हाँ सरकार का बैंकर भी आरबीआई होता है। तो चारों आरबीआई के फंक्शंस यानी कि कार्य हैं, इसलिए उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। कई बार बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। मैं आपको हिंट मतलब अब मैं आपको थोड़ा आसान कर देता हूँ, आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। अब आप इसको सर्च करके चाहे कैसे भी आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए एक बीमा योजना है, तो जीवन बीमा कंपनी। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या आंसर है, थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। आम आदमी बीमा योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी और उत्कृष्ट रूप से प्रशासित की गई थी, जो कि 48 चिन्हित व्यवसायिक या व्यावसायिक समूहों या ग्रामीण क्षेत्रों में बसे नागरिकों के तहत बसाया गया था। यह समूह बीमा योजना 2 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी। तो दरअसल ये क्वेश्चन में ये पूछना चाहिए था कि आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा योजना है, इसे किसने शुरू किया है? तो जीवन बीमा कंपनी ने शुरू किया, इसलिए विकल्प बी सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से ये सीखना है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारत में उन किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है जो ज़मीन पर कब्जा करते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसे बनाया, मतलब मोटा मोटी ये पूछ रहा है, आप इस समझिए सीमांत किसान किन किसानों को कहा जाता है, मतलब उन किसी किसान के पास कितनी भूमि होगी तब उसको सीमांत किसान कहा जाएगा। तो सही विकल्प है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर होगी तब उसको सीमांत किसान कहा जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन है? तो मीडियन। मीडियन जो है क्या है? उपलब्ध विकल्प में से जो मीडियन है वो सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान माप नहीं है? स्थान माप कौन सा नहीं है? रेंज ऑफ स्थान माप नहीं है, जबकि मंजिला, मोड और माध्य यानी मीन, मीडियन, मोड, ये मंजिला पता नहीं किसका हिंदी लिखा है, लेकिन मीन, मीडियन, मोड जो होता है वो केंद्रीय स्थान का माप होता है, जबकि रेंज जो है वो एक एरिया बताता है, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, एक मोमबत्ती का दहन है, तो मोमबत्ती का दहन क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया होती है। कैसी प्रतिक्रिया? एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया होती है मोमबत्ती का दहन, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध जल समुद्र के पानी से प्राप्त होता है, तो आसवन विधि द्वारा शुद्ध जल समुद्र के पानी से प्राप्त होता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए। शुद्ध पानी रिजर्व ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा समुद्र से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विलायक प्राकृतिक ऑस्मोसिस के विपरीत दिशा में एक छिद्रपूर्ण झिल्ली से गुजरता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जिस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है वह है, तो इसमें पूछा है जिस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो जिसका किया जा सकता है उसको देख लेते हैं। अगर पानी से स्थायी कठोरता को दूर करना है तो सोडियम कार्बोनेट को उसमें मिलाना होगा, या कास्टिक सोडा को मिलाना होगा, या फिर विघटन उसका करना होगा।
तो ये तीनों कठोरता हटाने के तरीके हैं, लेकिन जो उबालना है तो उबालने से पानी की अस्थायी कठोरता नहीं दूर होती है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है कि पानी की अस्थायी कठोरता को सरल भौतिक तरीकों जैसे कि हटाने, छानने और आसवन द्वारा हटाया नहीं जा सकता है, तो उबालना उसी में से है, इसलिए नहीं, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारी पानी। तो भारी पानी क्या है? हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, भारी पानी ड्यूटेरियम को कहते हैं, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन का निर्धारण का तात्पर्य है। अगर किसी चीज़ में नाइट्रोजन का निर्धारण करते हैं उसका क्या मतलब है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में रूपांतरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजनों का उपयोगी यौगिकों में रूपांतरण, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के पूर्ण निराकरण द्वारा प्राप्त घोल का पीएच मान होगा, तो बिल्कुल 7 पीएच मान होगा। पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक होता है, और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, 7 से ज़्यादा जो है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, खून का पीएच मान कितना होता है? जो हमारे अंदर बॉडी में ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि कई एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। 25, काले चश्मे के लिए होता है तो लैंथेनाइड ऑक्साइड, काले चश्मे में क्या होता है? लैंथेनाइड ऑक्साइड होता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साइंस से भी देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है साइंस से, ये तीनों पेपर में देखने को मिला है, साइंस से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स से भी। साबुन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही कथन है इसका आंसर ही वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है, उसे पकड़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन है साबुन बायोडिग्रेडेबल है, तो हाँ साबुन तो बायोडिग्रेडेबल होता है। साबुन का उपयोग अम्लीय माध्यम में नहीं किया जा सकता। दूसरा है साबुन कठोर पानी के साथ एक सफ़ेद दही का बेग बनाता है। 4th नंबर है सिंथेटिक डिटर्जेंट की तुलना में साबुन अपनी सफाई क्रिया में अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होते हैं। अब देखिए इसका आंसर सही दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल लिखा हुआ है ये शायद गलत है कि क्या है, आंसर है ही नहीं, आयोग ने ही आंसर दरअसल नहीं दिया है, तो इसको अपने स्तर पर आप देख लीजिएगा। अब इसको इसलिए ऐसे समझिए कि क्वेश्चन साबुन से यानी पूछा जा रहा है, तो साइंस में ये जो पार्ट होता है साबुन अपमार्जक, उसको थोड़ा ठीक ठाक से देख लीजिएगा अच्छे से। 27 नंबर, कौन सा एक वायरल बीमारी है? तो हैजा, टाइफाइड, वूफिंग कफ या रेबीज? तो रेबीज एक वायरल बीमारी होता है, इसलिए विकल्प सी सही आंसर हो गया। 28, रूबेला वायरस का कारण है? तो खसरा रूबेला वायरस का कारण होता है, विकल्प बी सही आंसर हो गया। को 29 नंबर, तापमान में परिवर्तन के बिना एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है? तो उसको अव्यक्त ऊष्मा कहते हैं, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप तापमान में परिवर्तन नहीं करते हुए एक पदार्थ के रूप को दूसरे पदार्थ में अगर बदलते हैं तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? उसे अव्यक्त ऊष्मा कहते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर, मानव विज्ञानियों का मानना है कि हरियाणा को उनके नाम से जाना जाता था क्योंकि बाद में महाभारत काल हुआ था, ये नहीं रहता था, इसलिए। तो अभिरस, इसका सही आंसर क्या है? अभिरस उनका नाम था, मतलब हरियाणवी को अभिरस कहते थे शायद। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली संग्रहालय के अनुसार हरियाणा पृथ्वी पर स्वर्ग तिथि के अनुसार, अब क्या क्वेश्चन है, वाक्य विन्यास में गड़बड़ी है। दिल्ली संग्रहालय के अनुसार हरियाणा पृथ्वी पर स्वर्ग की तिथि के अनुसार है, तो इसका आंसर तो 1328 है, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं है, कुछ ज़रूर इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में। वैसे हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, तो ये ध्यान रखना कि हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसका वेटेज ठीक ठाक है। ये तीनों पेपर जो भी मैं सॉल्व किया हूँ 2019 और 2014 और 2011 जो भी है, इसमें तीनों में देख रहा हूँ हरियाणा का ठीक ठाक लगता है, 8 से 10 क्वेश्चन हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, तो कब किया गया था हरियाणा राज्य का गठन? ये किया गया था, अच्छा नहीं, क्वेश्चंस क्या है, हाँ किसने किया था ऐसा पूछा जा रहा है। सरदार हुकुम सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सरदार हुकुम सिंह के द्वारा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था सरदार हुकुम सिंह के द्वारा, तो सी नंबर सही इसका विकल्प है। अब क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा किस राज्य के बीच स्थित है? और राज्य नहीं होना चाहिए इसमें, किस अक्षांश के बीच स्थित है?
तो 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तर तक, 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तर तक, डी। अच्छा, डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34। हरियाणा उत्तरी भारत में एक भूमि पर आधारित राज्य है। यह 27 डिग्री 39 मिनट और 30 सेकेंड से 30 से 90 कुल मिलाकर के, इसमें देखिए क्वेश्चन ऊपर वाला इसका व्याख्या इसमें डाल दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा ना मिसप्रिंट है, अच्छे से देखिए। 34 नंबर जो है ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का घनत्व है, तो हरियाणा का घनत्व है 573 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2011 की जनगणना का है, तो अभी तो अगर एग्ज़ाम हुआ तो यही रहेगा 573, लेकिन 2021 में जनगणना होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा है तो हरियाणा में कितने गांव है ऐसा पूछ रहा है। तो इसका सही विकल्प है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि ये अभी तो 2011 की जनगणना सेंसस के अनुसार वाला डेटा है। हरियाणा में 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं, 22 जिले हैं, 72 उपमंडल है और 93 राजस्व तहसील है, 50 उप तहसील है और 140 सामुदायिक विकास खंड है, 154 शहर और कस्बे, 6,848 गाँव हैं और 6,222 ग्राम पंचायतें हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इतना फैक्ट पूछता है हरियाणा से, तो थोड़ा इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को 6 भागों में बांटा गया है, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई नहीं। 37 नंबर। गुरुग्राम डिवीजन का कौन सा जिला नहीं है। तो गुरुग्राम डिवीजन में फरीदाबाद भी आता है, पलवल भी आता है, रेवाड़ी भी आता है, हिसार नहीं आता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 1969 में स्थापित हुआ और 1981 में शिफ्ट हुआ। कहाँ शिफ्ट हुआ, भिवानी में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39। हरियाणा ने नए खेल नीति को अपनाया है। तो हरियाणा नया खेल नीति, ये हरियाणा के करंट अफेयर से है, तो अभी ये करंट अफेयर में नया खेल नीति कब फिर से बदला है, तो इसको देखना होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, KMP का मतलब क्या है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। KMP का मतलब कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस, विकल्प नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 41। हरियाणा औद्योगिक और निवेश नीति 2011 में प्रभावी हो गया। तो ये कब प्रभावी हुआ था ऐसा पूछा, तो ये आप डेट, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये 2011 का करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं इसको। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम अस्तित्व में आया, तो कब आया था, 2006 से आया था, इसलिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 43। हरियाणा में साक्षरता दर है। तो 2011 का ये डेटा है, वैसे इसका सही 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर कितना है, 75.55% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 44। हरियाणा में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। तो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सेवा और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, इसलिए विकल्प डी सही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 में क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पूरे हरियाणा में विस्तारित किया गया है। तो कब किया गया, 1 जनवरी 2008 को पूरे हरियाणा में विस्तारित किया गया, इसलिए विकल्प ए सही इसका आंसर है। 46। हरियाणा में 2010 से 11 के दौरान गेहूं और चावल की प्रति हेक्टेयर उपज का लाभ निम्नानुसार है। तो देखिए 2010 और 11 में गेहूं चावल कितना हुआ वो पूछ रहा है, तो अभी ये डेटा महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए इसको छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन हाँ करेंट डेटा जरूर अपडेट कर लीजिएगा तब एग्जाम में जाने से पहले। 47। भारत के योजना आयोग द्वारा अनुमोदित 2011 से 12 के लिए हरियाणा राज्य वार्षिक योजना है। तो ये भी देखिए करंट अफेयर का है, अब इसका कोई महत्व नहीं है, 11-12 का आंकड़ा है, तो छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन नए आंकड़े को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। 48 नंबर। हरियाणा में भैंस को काला सोना कहा जाता है। तो कौन से भैंस को काला सोना कहा जाता है, मुर्रा भैंस को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुर्रा भैंस को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है, विकल्प डी नंबर सही। 49। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन से वर्ष में आया था। तो 2006 में आया था, अभी ऊपर में ही सेम क्वेश्चन था। 50 नंबर। हरियाणा सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति। तो अभी हरियाणा सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति ये उस समय का अधिग्रहण नीति है, तो इसलिए ये अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भूमि अधिग्रहण नीति 2017 का भूमि अधिग्रहण नीति था। तो चलिए इसका एक काम करते हैं, पढ़ देते हैं व्याख्या कायदे से। क्या लिखा हुआ है, हरियाणा सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति 2017। हरियाणा सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए किसानों द्वारा स्वेच्छा से भूमि की खरीद पर एक नीति को मंजूरी दी है। नीति का उद्देश्य किसानों द्वारा भूमि की बिक्री को रोकना
और राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए स्थल का पता लगाने के दौरान निर्णय लेने में भूमि मालिकों को शामिल करना है। दूसरा पॉइंट, हरियाणा 2005 में भूमि अधिग्रहण नीति से पहले राज्यों में से एक है और इसे संशोधित करके किसानों के लिए बेहतर बनाया गया है और 7 दिसंबर 2007 को घोषणा की गई है। न्यूनतम दरों के आधार पर एक मुफ्त मुआवजा तय किया जाता है कि सरकार द्वारा तय भूमि मालिकों को भुगतान किया जाता है। तो ये एक तरीके से संशोधित 2017 की नीति है, इसके अनुसार से क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के ये है कि करंट अफेयर की चीज़ें हैं, 2019 में पूछा है तो करंट वाला क्वेश्चन है, तो करंट के क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करना है, ये इससे सीखने की चीज़ें। 51 नंबर, आर्कटिक महासागर में बैरेंट सी 40 वर्षों के बीच समुद्री सीमा पर विवादास्पद रहा। तो किन के बीच विवादास्पद रहा है बैरेंट सी? तो ये रहा है रूस और नॉर्वे के बीच। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी उस समय का करंट अफेयर है, ये ज्योग्राफी का करंट अफेयर है। अच्छा 52, नेशनल इनोवेशन काउंसिल के प्रमुख कौन होंगे जो सरकार के निर्णय को आकार देंगे? वर्तमान दशकों का निरीक्षण करने के लिए, यानी 2000 से 2020 वर्तमान दशक नवाचार के दशक के रूप में है, तो सैम पित्रोदा को नेशनल इनोवेशन काउंसिल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। डी नंबर सही आंसर हो गया। 53, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था 52, तो इससे ये समझना है करंट अफेयर का ठीक ठाक वेटेज है। हरियाणा करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और साइंस के क्वेश्चन ज़्यादातर मिल रहे हैं। 53, हड़प्पन के लोगों के पास एक सामान्य दफन प्रणाली थी जो कि साबित होती है। तो क्या साबित होती है? सामान्य दफन प्रणाली थी, उसमें क्या मृतकों का पृथ्वी दफन सिर आमतौर पर उत्तर की ओर रखा जाता था। तो हाँ, हड़प्पा सभ्यता में जो मृतक होते थे वो पृथ्वी पर रखा जाता था और उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, उत्तर तरफ सिर और दक्षिण तरफ पैर। तो ये सही है। दूसरा क्या है? मृतकों के साथ आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का दफन किया जाता। तो हाँ, मृतकों की जो वस्तुएं रहती थी आमतौर पर उसके साथ ही दफन कर दिया जाता था। अच्छा, ये उत्तर दक्षिण आज भी लागू है हमारे समाज में, तो ये दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी 1 और 2 दोनों सही हो गया। 54, वैदिक काल में पनिस नामक लोग थे। तो पनिस किसे कहे जाते थे? जिन्होंने व्यापार को नियंत्रित किया उन्हें पनिस कहा जाता था, इसलिए विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में, तो वैदिक युग में क्या सही था? तो वैदिक युग में विधवा पुनर्विवाह होता था, इसलिए विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर, प्रथम बौद्ध परिषद के संबंध में सही कथन लाओ। सही कथन लाओ, तो क्या है सही कथन? आनंद और अच्छा, प्रथम बौद्ध परिषद के संबंध में बताना है। सही कथन लाओ मतलब सही कथन कौन है जो सिर्फ पहचानना है। आनंद और उपाली ने क्रमशः सूत्र पिटक और विनय पिटक की स्थापित किया, मतलब उसकी रचना की थी, ऐसा पूछ रहा है। हाँ, आनंद ने सूत्र पिटक का और उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी, इसलिए विकल्प ए नंबर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सही वाला सिर्फ मैंने पढ़ लिया है, गलत वाला छोड़ दिया है। जैनों की पवित्र पुस्तकों को कहा जाता है तो अगमा सिद्धांत कहा जाता है, यानी अगम सिद्धांत, अगमा नहीं अगम सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट 58, लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लिंगायत आंदोलन की स्थापना ये कर्नाटक में हुआ था और वासवन्ना ने की थी। किसने? एक समाज सुधारक और दार्शनिक थे वासवन्ना ने, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा ए। थोड़ा अलग तरीके से नाम दिया हुआ है, तो वासवन्ना सही नाम था, व्याख्या में दिया हुआ है यहाँ पर। 59, अववाब क्या था? तो हाउस टैक्स, चराई कर, सिंचाई कर आदि जैसे विभिन्न कर को अववाब कहते थे, इसलिए डी सही आंसर हो गया। 60 नंबर, दिल्ली सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए प्रयुक्त शब्द था, तो मसाहट कहते थे। दिल्ली सल्तनत में भूमि माप का क्या शब्द था? मसाहट। मसाहट का मतलब दिल्ली सल्तनत में होता था भूमि का माप। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, पहले दक्षिण से वैष्णव भक्ति संत थे, तो अलवार थे। कौन थे? अलवार। पहले दक्षिण से वैष्णव भक्ति संत थे अलवार। अच्छा 62, विजयनगर सिक्के की पहचान करें जो प्रचलन में थे और सभी में सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मुद्रा थे। तो ये कौन थे? शिवालय थे, इसलिए डी का सही आंसर है। 63, अकबर ने निर्माण नहीं किया। क्या नहीं किया था? पुराना किला नहीं किया था, जबकि आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला तीनों अकबर के द्वारा ही निर्माण किया गया है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 64,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आयोजित लाल शर्ट यानी कि लाल कुर्ती सेना या खुदाई खिदमतगार के सेवक का मुख्य कार्यक्रम था। तो उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती भाग में सरकार के सैन्य अभियानों का विरोध करना, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 पूना पैक्ट का नतीजा यह था कि समान मतदाता सीटों में से अवसादग्रस्त वर्गों के लिए, SC/ST को अवसादग्रस्त वर्ग यहाँ पर बोल रहा है, आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा हुआ। इन पूना पैक्ट में आरक्षित वर्गों के लिए सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। विकल्प बी सही इसका आंसर हो गया। अब 66 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसने भारतीयों को प्रभावी शक्ति सौंपने से इनकार कर दिया था, इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। आपके लिए क्वेश्चन है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किस ईस्वी में लाया गया था, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 67 कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सर पी लॉरेंस ने की थी, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। 68 माउंट बेटन योजना, जिसको 3 जून की 1947 की योजना भी कहते हैं, के बारे में था, क्या सही था? वह विधि जिसके द्वारा सत्ता को ब्रिटिश से भारतीय हाथों में हस्तांतरित किया जाना था, उसी को माउंट बेटन योजना या 3 जून की योजना कहते थे। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले मुस्लिम थे, तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ऐसे पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ आते हैं। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस द्वारा आयोजित एक विशेष सत्र में अपनाया गया था सितंबर 1920 में, तो कहाँ अपनाया गया था असहयोग आंदोलन को कांग्रेस द्वारा? तो इसे अपनाया गया था कलकत्ता में, इसलिए विकल्प 20 सही इसका आंसर हो जाएगा। 71 असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने बंद बुलाया था क्योंकि चौरी चौरा कांड जो है वो चौरी चौरा कांड भीड़ के द्वारा हिंसा कर दिया गया था, इसलिए असहयोग आंदोलन वापस भी लेने का कारण यही था और गांधी जी ने बंद बुलाया था। मतलब बंद बुलाया था कहने का मतलब ये है कि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, तो चौरी चौरा कांड के द्वारा हिंसा कर दी गई थी इसीलिए। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आप डेट के साथ बताइए, क्योंकि हरियाणा में फैक्ट पूछता है हम डेट के साथ। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। 72 संवैधानिक संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को किस संविधान से हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से, विकल्प सी इसका सही आंसर है। 73 भारतीयों द्वारा कितने मौलिक अधिकारों का आनंद लिया जाता है? तो बताइए भाई, 6 मौलिक अधिकारों का आनंद लिया जाता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच बुनियादी अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार न्याय संगत है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, यानी इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 75 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में वर्णित किया गया है, तो अब इसका विकल्प सी है सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति के लिए कहा गया है कि सार्वजनिक लेखा समिति का मित्र भी है, दार्शनिक भी है, उसका मार्गदर्शक भी है। कौन? कैग, जिसको नियंत्रक लेखा महापरीक्षक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 76 नंबर देखते हैं। संविधान के पार्ट 5 से संबंधित है, तो संघ के अधिकारी को संविधान के भाग 5 में वर्णित किया गया है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल में पद रिक्त है जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है, तो अच्छा देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या समझना है इसमें, ये लिखा हुआ है, इसको समझना ऐसे है कि अगर राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालता है, तो इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति भी जब ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 78 यदि राष्ट्रपति ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस कर दिया तो क्या होगा? तो 2/3 बहुमत से विधेयक को फिर से पारित करने के लिए उसे अपनी सहमति देने के लिए मजबूर किया जाएगा, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर राष्ट्रपति इस्तीफे के पत्र को किसके नाम संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति के नाम संबोधित करता है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये अनुच्छेद 56 में बताया गया है। अच्छा, 80 क्वेश्चन नंबर 80, संसद के 2 सदनों को छोड़कर सभी क्षेत्र में समान शक्ति प्राप्त है। तो संशोधन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का चुनाव, 3 और 4 ये दोनों क्या है? समान शक्ति है एक तरीके का। अच्छा, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। संसद के दोनों सदनों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में और संशोधन की प्रक्रिया में तो समान शक्ति है, इसलिए 3 और 4 सही हो जाएगा, ए है। 81, भारतीय राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ देता हूँ थोड़ा। भारत की संसद द्वारा भारत के संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग के माध्यम से कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में शुरू हो सकती है। अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों को समतल कर, तो बस मतलब दोनों में हो सकती है बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर का सबसे महत्वपूर्ण धारा मैक्सिको की खाड़ी में जन्म लेती है। इसका महत्व इसमें निहित है। तो वार्मिंग प्रभाव के कारण गल्फ स्ट्रीम का महत्व है। किस प्रभाव के कारण? वार्मिंग प्रभाव, मतलब गर्म धारा है ना, इसलिए। 83, निम्न में से कौन सी उपजातियां मैंगोलाइट से संबंधित है? तो एस्किमोइड जो है वो मंगोलाइट से संबंधित है, इसलिए बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वैसे दोनों कथन इसमें सही है, सही चुनना है, पढ़ देता हूँ मैं सिर्फ। मसाई बसे किसानों की जमात है जो कभी मवेशियों के साथ अपने झुंड के साथ आश्चर्यचकित होते थे पूर्वी अफ्रीका के केंद्रीय हाईलैंड्स में। तो ये भी सही है। ये मतलब जो विश्व के मानचित्र पर जो कहाँ कहाँ आदिवासी लोग हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। मसायरे द्वारा जेबू मवेशियों को कुबड़ और लंबे सींगों के साथ रखा जाता था। तो दोनों सही है, 1 और 2। मतलब ये आपको समझना चाहिए कि वर्ल्ड मैप और वैश्विक जनजातियों के बारे में थोड़ा फोकस कर लीजिए। 85, निम्नलिखित में से कौन सा पादरी खानाबदोश नहीं है? तो पिग्मीज जो है वो खानाबदोश नहीं है। बाकी कौन कौन सा पादरी खानाबदोश है? मसाई, लैब्स, कजाकस, ये सब। विकल्प ए इसका सही आंसर। 86, दुनिया के सबसे वाणिज्यिक मछली पकड़ने के मैदान में स्थित है। तो अपेक्षाकृत कम अक्षांशों में उत्तरी गोलार्ध का ठंडा पानी, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। थोड़ा व्याख्या पढ़ देता हूँ। विश्व का महासागर मछली पकड़ने का मैदान उत्तरी गोलार्ध के ठंडे पानी में स्थित है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में वाणिज्यिक महासागर मछली पकड़ने का विकास कम हुआ है और महाद्वीपीय अलमारियों के ऊपर स्थापित मछली पकड़ने का सबसे अच्छा मैदान है। 87 नंबर, निम्नलिखित में से किसे बफर राज्य माना जाता था? तो बेल्जियम को बफर राज्य माना जाता था, विकल्प सी इसका सही आंसर है। 88, ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जुड़ता है। तो एडिलेड से पर्थ तक। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को लंबे समय तक याद रखने के लिए एडिलेड और पर्थ कहाँ ऑस्ट्रेलिया के नक्शे पर देखिए तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यही रेलवे का एक अच्छे से परिवहन के तहत याद रखना होगा इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EEC यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय EU में कब परिवर्तित हो गया? तो 1993 में। EEC पहले था U, तो 1993 में EU बन गया EEC। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताइए कि EU में भी कितने देश हैं? इसका संधि पढ़ देता हूँ। व्याख्या पढ़ देता हूँ। मैस्ट्रिक्ट संधि द्वारा जो कि 1 नवंबर 1993 को लागू हुआ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को यूरोपीय समुदाय का नाम दिया गया। अच्छा, मतलब इसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने इस व्याख्या को थोड़ा देखा कि किस संधि के द्वारा EEC EU में परिवर्तित हो गया। तो मैस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा। कब परिवर्तित हुआ? तो 1 नवंबर 1993 को। 1993 भी याद रखिए, वैसे 1 नवंबर भी याद रखिए क्योंकि हरियाणा में डेट बाई डेट भी पूछ लेता है कभी कोई क्वेश्चन। अच्छा, इस टेस्ट सीरीज में ना 90 ही क्वेश्चन हैं। अब क्यों है मुझे पता नहीं, लेकिन इस बुक में 90 ही क्वेश्चन इस वर्ष के अंतर्गत दिया गया है, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। फिर भी मैं देखूंगा कि और कहीं से अगर मिल जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ थी, तो कहीं और से मिलेगा तो मैं उसका PDF नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। चलिए 90 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रादेशिक जल तक फैला हुआ है। तो भारत का प्रादेशिक जल कहाँ तक फैला हुआ? तो 2 समुद्री मील तक होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही इसका आंसर है। तो चलिए धन्यवाद, मैंने अपना वादा पूरा किया। 2011 से लेकर 2019 तक 3 एग्ज़ाम हुए हैं, तीनों का पेपर मैं आज ये तीसरा है तो अपलोड कर दे रहा हूँ।
और बाकी आपको धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक कीजिए और प्रेम पूर्वक थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए थोड़ा शेयर कर दीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपको धन्यवाद।